जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। यह हमारा नवा वीडियो लेक्चर होगा इस श्रृंखला का, जिसमें लोग भारतीय इतिहास के बारे में देखेंगे। घटना जागर का ये बुक है, आप लोग इस बुक से परिचित होंगे। तो यह भारतीय इतिहास का है। इसमें पिछले 8 वीडियो में हम लोग ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा देख लिया था, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास देख लिया था, और एक वीडियो आ चुका था आधुनिक भारत के इतिहास पर। आज आधुनिक भारत के इतिहास पर दूसरा वीडियो आएगा। अब तक हम लोगों ने 6 अध्याय 1857 की क्रांति तक का देख लिया था। अब हम वहाँ से आगे का शुरू करेंगे, अन्य जन आंदोलन। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें आपके लिए। तो आइए हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर आ गया है, अन्य जन आंदोलन। तो मैं यह वीडियो शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पहला प्रश्न, इसका अन्य जन आंदोलन का देख रहे हैं। और मैं आपसे यह अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम नज़दीक में हो, तो आप लोग इसे जितना ज़्यादा बार देखिएगा, उतना अधिक रिवीजन आपका होगा और उतना ही अच्छा आप लोग एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं कम से कम इसे आप 2-3 बार देखिए, तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो आइए पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले मैं फिर आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे लाभान्वित हो सके, जो अन्य किसी भी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या फिर अन्य एग्ज़ाम जैसे छत्तीसगढ़ पीसीएस, बिहारी बीपीएससी, यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस या अन्य कई एग्ज़ाम देते हैं, तो उससे भी इस वीडियो को उनको भी लाभ मिलेगा। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो यह था नील उपद्रव। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो यह हुआ था नील उपद्रव। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह थे दीनबंधु मित्र। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो यह थे दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? तो यह थे दीनबंधु मित्र। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की थी? तो यह थे दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो यह थे दीनबंधु मित्र। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? तो यह थे दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हर्ष हुआ? तो यह हुआ था बी ऑप्शन, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का हर्ष हुआ? तो यह हुआ था बी ऑप्शन, नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना। वंदे मातरम गीत किसने लिखी थी? तो यह लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखे थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंदमठ उपन्यास के कथा वस्तु आधारित है किस पे? तो सन्यासी विद्रोह पर। आनंदमठ उपन्यास के कथा वस्तु आधारित है किस पे? तो सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ के में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो यह है सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंदमठ में लिख के प्रसिद्ध किया? तो यह थे सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो यह थे बंकिम चंद्र चटर्जी। निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है किस पे? तो यह आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंदमठ का कथानक आधारित है किस पे? तो सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर देखना कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग इसके नीचे डेट देख सकते हैं आराम से। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 12 नंबर। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था क्या? तो यह था पटना। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना था। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो यह थे गुरु रामदास। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास ने। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। कुका आंदोलन की नींव पड़ी थी कहाँ? पंजाब में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? तो यह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था किसका? तो गारो का। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? यह थी करमशाह। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करमशाह ने की थी। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता थे? तो यह थे
दादू मियाँ। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह के नेता थे? दादू मियाँ। फराजी कौन थे? तो यह थे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। फराजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ? तो यह थे केरल में। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था कहाँ? केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यह थे वासुदेव बलवंत फड़गे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? यह थे वासुदेव बलवंत फड़गे। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इकाई में हुआ था? तो यह हुआ था पश्चिमी घाट में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो यह थे कोल्हापुर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो यह था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो यह खोंड। मानव बलि की प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो यह खोंड। कोल विद्रोह 1831-32 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे बुद्धू भगत ने। कोल विद्रोह 1831-32 का नेतृत्व किसने किया था? तो बुद्धू भगत ने। 1831 के विद्रोह में 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था सिंहभूम में। 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था सिंहभूम में। बखेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था बड़ौदा में। बखेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था बड़ौदा में। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह में से सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा A 1 3 2 5 4। पहले होगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर होगा बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर होगा कच्छ का विद्रोह, फिर होगा कोल विद्रोह और फिर होगा संथाल विद्रोह। फिर से पहले होगा बंगाल का सिपाही विद्रोह, फिर बेल्लोर का सिपाही विद्रोह, फिर होगा कच्छ का विद्रोह, फिर होगा कोल विद्रोह और फिर संताल विद्रोह। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? यह हुआ था सर जॉन बार्लो। बेल्लोर का सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो यह हुआ था सर जॉन बार्लो के समय में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है, आप इसे विवरण में पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जनजाति हुए थे छोटा नागपुर विद्रोह में। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह था बिहार। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो यह था बिहार। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे सिद्धू कानू और भैरव चांद। सी ऑप्शन A और B दोनों। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू और भैरव चांद ने। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1855-56 में। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किए थे सिद्धू एवं कानू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू एवं कानू ने। 1857 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह हराया था मेजर बारो को। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो ने हराया था। 1855 में संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हो जाएगा भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, यह बिल्कुल सही है। गोक्को गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता था, यह बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम था, यह भी बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। ये चौथा नंबर ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा C 1 2 3 तीनों सही है। फिर से भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों की लड़ाई में हार गए थे, यह बिल्कुल सही है। गोक्को गोंडा का एक महत्वपूर्ण नेता है, यह बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम था, यह बिल्कुल सही है। संथालक विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किया गया था? तो संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, यह बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, यह बिल्कुल सही है। तो C ऑप्शन होगा, 1 और 2 दोनों सही है। फिर से संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया, यह बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी होगा, यह भी बिल्कुल सही है। C ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएगा। निम्न में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो यह हुई थी भील विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो भील विद्रोह हुई थी। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्र के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो यह थे गोविंद गिरी। मेवाड़, बंगाल और पास के क्षेत्र में भीलों के सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो यह थे गोविंद गिरी।
उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो बिरसा मुंडा से यह जुड़ा हुआ है। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो यह था 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा विद्रोह का। भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना से का विवरण था? तो यह था 1899 से 1900 में के बिरसा मुंडा विद्रोह का। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता है वह था बिरसा मुंडा। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता है वह था कौन? तो बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह थे बिरसा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो यह थे बिरसा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो यह थे बिरसा। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो यह थे बिरसा। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कहाँ? तो यह थे 1895 में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया कब? तो 1895 में। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कब? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ। यहाँ पे 3 मार्च 1900 होगा ऑप्शन। यहाँ पे 3 मार्च नहीं दिया हुआ, इसलिए ई ऑप्शन हो जाएगा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यह थे इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग विवरण में पढ़ सकते हैं। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यह था रांची। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो यह था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था ठक्का बापा ने। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था किसने? तो ठक्का बापा ने। भारत 19वीं शताब्दी में जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। फिर से, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन तत्व ने साझा कारण मुहैया किया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। हौजा विद्रोह हुआ कब हुआ? तो 1820 से 1821 के दौरान। हौजा विद्रोह हुआ कब? 1820 से 1821 के दौरान। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो यह हुआ था 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? तो 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह थे सुरेंद्र साई। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो यह थे सुरेंद्र साई। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन 2-4-1-3। पहले संथाल विद्रोह हो जाएगा, फिर सिपाही विद्रोह होगा, फिर नील विद्रोह, फिर दक्कन दंगे। फिर से पहले हो जाएगा संथाल विद्रोह, फिर सिपाही विद्रोह, फिर नील विद्रोह, फिर हो जाएगा दक्कन दंगे। यहाँ पर डेट दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए कौन से? तो हुए नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उड़ाव। बी ऑप्शन 2-3-4। फिर से नील क्रांति, दक्कन कृषकों के दंगे, फिर बिरसा मुंडा उड़ाव। बी ऑप्शन 2-3-4। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। तो मोपला विद्रोह हुआ केरल में, पावना विद्रोह हुआ बंगाल में, एक का आंदोलन हुआ अवध में, और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ बिहार में। फिर से मोपला विद्रोह हुआ केरल में, पावना विद्रोह हुआ बंगाल में, एक का आंदोलन हुआ अवध में, और बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ बिहार में। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे आंसर इसका स्टार मार्क दिया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे नीचे देखिए मिला हुआ है। तेभागा आंदोलन 1946-47, मोपला विद्रोह 1921, पावना किसान आंदोलन 1873-76 और बंगाल नील विद्रोह हुआ 1859-60 में। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा विवरण में, यहाँ पर दिया हुआ इसका सही आंसर। यहाँ पे फिर से 58वां प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, देखते हैं। पावना हुआ 1873 से 85 के बीच, एक्का हुआ 1892 में, संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में, और ताना भगत हुआ 1914 में। बी ऑप्शन 2-3-1-4। पावना विद्रोह हुआ 1873-85 में, एक्का आंदोलन हुआ 1922 में, संथाल विद्रोह हुआ 1855-56 में, और ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 में। एक्का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। एक्का आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबांकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। रंपा विद्रोह हुआ 1879-80 में, पावना किसान विद्रोह हुआ 1873-76 में, बंगाल नील विद्रोह हुआ 1859-60 में, और जनजातीय विद्रोह हुआ 1879-80 में, सॉरी 1880 से 63 में। बी ऑप्शन हो जाएगा 2-3-4, 2-4-1-3।
बंगाल नील विद्रोह हुआ 1859-60 में। पावना किसान विद्रोह हुआ 1873 में। रंपा विद्रोह हुआ 1879-80 में। और जनजातीय विद्रोह हुआ 1860-63 में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था केरल में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मालाबार में। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मालाबार में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार में। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे आइए मिलाते हैं। बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824। बरहामपुर विद्रोह 1855-56। संथाल विद्रोह फरवरी 1857। 1 मिनट, 2 4 1 3 ए ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। आइए फिर से देखते हैं। बैरकपुर विद्रोह हो जाएगा नवंबर 1824। बरहामपुर विद्रोह हो जाएगा फरवरी 1857। संथाल विद्रोह हो जाएगा जुलाई 1806। और बेल्लोर हो जाएगा नवंबर। बेल्लोर विद्रोह हो जाएगा 1855-56। यहाँ पे इसका आंसर ए हो जाएगा 2 4 3 1। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। 2 4 3 1। ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 3 और बेल्लोर विद्रोह का हो जाएगा जुलाई 1806। आइए 65 नंबर प्रश्न देखते हैं। अहोम हो जाएगा 1828। कोल हो जाएगा 1831-32। संथाल हो जाएगा 1855-56 और मोपला हो जाएगा 1921। फिर से देखते हैं। अहोम हो जाएगा 1855-56। कोल हो जाएगा 1921। संथाल हो जाएगा 1828 और मोपला हो जाएगा 1831-32। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे मोपला विद्रोह केरल यह बिल्कुल सही है। कोका विद्रोह पंजाब यह भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात यह गलत है। और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश यह भी गलत है। तो सी और डी गलत हो जाएगा। कोली विद्रोह गुजरात गलत है। चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश यह भी गलत है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी कहाँ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। निम्नलिखित युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो मुंडा बिरसा यह बिल्कुल सही है। संथाल कान्हू यह भी सही है। अहोम गोमर्थ कुंवर यह बिल्कुल सही है। नायक ताना भगत यह गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नायक ताना भगत। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो यह था 1914। ताना भगत आंदोलन जतरा उराव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1914 में। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है। कुकी विद्रोह यह हो जाएगा त्रिपुरा। कोका विद्रोह हो जाएगा पंजाब। पावना कृषक विद्रोह हो जाएगा बंगाल। और बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा बिहार। फिर से कुकी विद्रोह हो जाएगा त्रिपुरा। कोका विद्रोह हो जाएगा पंजाब। पावना कृषक विद्रोह हो जाएगा बंगाल। और बिरसा मुंडा विद्रोह हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग इसे विशेष विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं कि कौन सा डेट कब गलत दिया हुआ है। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो यह थे गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे? तो यह थे गंगा नारायण। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो यह था किसान सभा के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था किसान सभा के नेतृत्व में। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो यह थे जोड़ा नांग। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तो यह थे जोड़ा नांग। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो यह थे NM लोखंडे। इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो यह थे NM लोखंडे। तो यहाँ पे यह चैप्टर खत्म होता है। अब शुरू होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। मगर पहला प्रश्न शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो यह किया था कलकत्ता में। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स हैं। वाराणसी के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जोनाथन डंगन। वाराणसी के प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यह थे जोनाथन डंगन। अब बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत
संस्था की अध्यक्षता की प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, यह बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना चाहता था, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर कथन ए का सही व्याख्या करता है। फिर से बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, यह बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से किसने पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी, तो यह थे माइकल मधुसूदन दत्त। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई, तो ऐसे माइकल मधुसूदन दत्त। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह है बी ऑप्शन चार्ल्स विलिंग्स। निम्नलिखित में से अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह थे चार्ल्स विलिंग्स। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह थे सर विलियम जोन्स ने। निम्नलिखित में से किसने कालिदास के प्रसिद्ध रचना शकुंतला की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो यह थे सर विलियम जोन्स ने। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य था छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो यह थे चार्टर अधिनियम 1813। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, तो यह थे चार्टर अधिनियम 1813। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू की गई, यह बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, यह भी सही हो जाएगा। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, यह गलत है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। फिर से वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट इन एड शुरू की गई, यह बिल्कुल सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो यह संबंधित था शिक्षा से। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो यह संबंधित था शिक्षा पत्र से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, किसने, प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया, तो प्राथमिक शिक्षा को। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की, तो यह लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की, तो यह लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो यह हुई थी 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई, तो यह हुई थी 15 अगस्त 1906 को। सैडलर आयोग संबंधित था किससे, संबंधित था शिक्षा से। सैडलर आयोग संबंधित था किससे, तो शिक्षा से। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया, तो यह किया था 1917 को। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया गया, तो 1917 को। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया हुआ, कौन थे, तो यह थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया हुआ, कौन थे, तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, तो संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे, तो अंग्रेजी शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदेह सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित है शिक्षा से। भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्संदेह सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, संबंधित है शिक्षा से। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी का प्रतिपादक थे, कौन था, तो मैकाले। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे, कौन, तो मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, तो यह पड़ी थी 1835 के मैकाले के रामसरण पत्र से।
स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? यह पड़ी थी बी ऑप्शन 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1873 के 13 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यवाद एवं आंगलवाद विवाद, यह तीनों हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3। फिर से 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 और प्राच्यवाद एवं आंगलवाद का विवाद। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? तो यह हुई थी लॉर्ड विलियम क्लेवेंडिस बैंकेट के टाइम पे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ हुई थी? तो लॉर्ड विलियम क्लेवेंडिस और बेंटिक। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हुई थी 1857 में। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1857 में। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो यह हुई थी डीके कार्वे। किसके सतत प्रयास से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो यह हुई थी डीके कार्वे के प्रयास से। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो यह संबंधित था बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? संबंधित है बीजी तिलक। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? यह हुई थी हिंदू कॉलेज कलकत्ता। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1875 में। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो यह है राजा राम मोहन रॉय। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इनमें कौन सम्मिलित है यह देखना है। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा केवल दो, बनारस कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, बी ऑप्शन केवल दो सही होगा इसमें। बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षण करना चाहते थे। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके लिए की थी? तो यह हुआ डी ऑप्शन, वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें हो जाएगा इसकी स्थापना 10 जून 1800 कलकत्ता में फोर्ट विलियम कैंप कॉम्प्लेक्स में की गई, यह बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, यह बिल्कुल सही हुआ। तो बी ऑप्शन केवल दो, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो यह थे मदन मोहन मालवीय। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो यह थे मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किए थे? तो यह थे लॉर्ड हार्डिंग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह थे लॉर्ड हार्डिंग। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो यह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया था? तो यह था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। यहाँ पे यह अध्याय खत्म होगा, अब शुरू होगा आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो यह था पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू किया गया था? तो पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में। भारत का पहला समाचार पत्र था कौन सा? तो बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था कौन सा? बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह था द बंगाल गजट। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो यह द बंगाल गजट। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यह थे बेलेजली। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो यह थे बेलेजली। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो यह थे लॉर्ड रिपन। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने।
निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो यह थे लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो यह थे लॉर्ड लिटन। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो यह थे लॉर्ड रिपन। किस गवर्नर जनरल के समय में भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो यह था लॉर्ड रिपन। पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह था बाल गंगाधर तिलक। पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यह थे बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह थे तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो यह थे तारकनाथ दास। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? तो राजा राम मोहन रॉय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह होता था कलकत्ता से। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था कहाँ से? कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ उर्दू में। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ उर्दू में। गदर पार्टी का पत्र गदर था एक साप्ताहिक पत्र। गदर पार्टी का पत्र गदर था क्या? एक साप्ताहिक पत्र। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो यह किए थे शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो यह थे केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो यह था केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो यह थे उपयुक्त सही मतलब बंगवासी, काल और केसरी। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? यह थे बंगवासी, काल और केसरी। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 मतलब संध्या, युगांतर और काल तीनों सम्मिलित थे। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो यह थे संध्या, युगांतर और काल तीनों। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यह डी ऑप्शन हो जाएगा यंग इंडिया। बाकी संध्या, युगांतर और गदर जुड़ी हुई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? यह थी यंग इंडिया। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो यह थे ईश्वरचंद विद्यासागर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो यह थे ईश्वरचंद विद्यासागर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो यह थे लीडर। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो यह था लीडर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक थे कौन? तो यह थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो यह थे मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यह था द इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो यह था द इंडियन ओपिनियन। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था, बाकी अंग्रेजी, तमिल और गुजराती में छापा जाता था। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह था उर्दू भाषा। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। एक साप्ताहिक पत्र के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था होम रूल पार्टी ने। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 जुलाई 1826 को प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मार्तंड 30 जुलाई 1826 को प्रकाशित हुआ कलकत्ता से। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन सा? तो हिंदू पैट्रियट। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन सा? तो हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे कौन? तो यह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। नील आंदोलन के जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे कौन? तो यह थे हरिश्चंद्र मुखर्जी।
अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो यह थे ये ऑप्शन अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो यह थे अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह थे इंडियन नेशन। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो यह था इंडियन नेशन। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक थे कौन? तो यह थे के रामकृष्ण पिल्लई। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? तो यह जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे? तो मोतीलाल नेहरू से। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो भारत मित्र हो जाएगा हिंदी, राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी, प्रजा मित्र हो जाएगा गुजराती और नायक हो जाएगा बंगाली। फिर से भारत मित्र हो जाएगा हिंदी, राष्ट्रमत हो जाएगा मराठी, प्रजा मित्र हो जाएगा प्रजा मित्र हो जाएगा गुजराती और नायक हो जाएगा बंगाली। सी ऑप्शन 3 4 2 1। यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो दैनिक आज हो जाएगा सी प्रकाश गुप्ता, द लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर हो जाएगा जॉर्ज एलन। ये ऑप्शन 4 3 2 1। फिर से दैनिक आज हो जाएगा शिव प्रसाद गुप्ता, द लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और द पायनियर हो जाएगा जॉर्ज एलन। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो यह था प्रताप। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो यह था प्रताप। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे कौन? तो यह थे गांधी जी। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे। गांधी जी द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्रिका हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो किया गया था पुणे से। सी ऑप्शन। गांधी जी द्वारा शुरू की गई एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो यह प्रकाशित किया गया पुणे से। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह था BR अम्बेडकर। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो यह थे BR अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे कौन? तो यह थे BR अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत पत्रिका संबंधित थे कौन? तो BR अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो यह है अल हिलाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? तो यह है अल हिलाल। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो यह था वंदे मातरम। वर्ष 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? तो यह था वंदे मातरम। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ पे हिंदू हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक हो जाएगा SN बनर्जी, वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और बंगाली हो जाएगा SN बनर्जी। डी ऑप्शन 3 2 1 4। फिर से हिंदू हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक हो जाएगा GK गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया हो जाएगा दादा भाई नौरोजी और बंगाली हो जाएगा SN बनर्जी। यहाँ पे फिर से सुमेलित करने के लिए प्रश्न दिया हुआ है, तो काल हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश हो जाएगा द्वारकानाथ विद्याभूषण। फिर से काल हो जाएगा शिवराम महादेव परांजपे, बंगाली हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले और सोम प्रकाश हो जाएगा द्वारकानाथ विद्याभूषण। फिर से यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, तो बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ हो जाएगा एनी बेसेंट, लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। फिर से बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, कॉमनवेल्थ हो जाएगा एनी बेसेंट,
लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय और सर्चलाइट हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा। सी ऑप्शन 3-1-2-4। यहाँ पे अगला प्रश्न या भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। तो लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट हो जाएगा टी.एम. नायर और जस्टिस हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ए ऑप्शन 1-2-4-3। लीडर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, बॉम्बे क्रॉनिकल हो जाएगा फिरोज शाह मेहता, इंडिपेंडेंट हो जाएगा मोतीलाल नेहरू और जस्टिस हो जाएगा टी.एम. नायर। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है नीचे। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए 45 नंबर। अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट हो जाएगा न्यू इंडिया और महात्मा गांधी हो जाएगा यंग इंडिया। अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा अल हिलाल, फिरोज शाह मेहता हो जाएगा बॉम्बे क्रॉनिकल, एनी बेसेंट हो जाएगा न्यू इंडिया और महात्मा गांधी हो जाएगा यंग इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अल हिलाल मदन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यह बिल्कुल सही है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट यह भी बिल्कुल सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना यह गलत है। संवाद कैमुदी राजा राम मोहन रॉय यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तहजीब उल अखलाक मदन मोहम्मद अली जिन्ना। नीचे स्वाधीनता सम्राज्ञियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो मौलाना आज़ाद अल हिलाल यह बिल्कुल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी यह बिल्कुल सही है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड यह भी बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी द पायनियर यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, महात्मा गांधी द पायनियर। निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र या पत्रिका में महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो वह संबंधित नहीं थे युगांतर से, डी ऑप्शन। बाकी यंग इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और नवजीवन यह उनसे संबंधित था। डी ऑप्शन युगांतर इनसे संबंधित नहीं था। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज़ पत्र का आरंभ किया था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जाएगा नवजीवन एम के गांधी यह बिल्कुल सही है। स्वराज टी प्रकाशन यह बिल्कुल सही है। प्रभात एनसी केलकर यह बिल्कुल सही है। कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद यह गलत है। डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ सही ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ। यहाँ पे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए इसका देखते हैं। समाचार दर्पण जेसी मॉर्समैन, मीरत उल अखबार राजा राम मोहन रॉय, केसरी हो जाएगा बीजी तिलक और यंग इंडिया हो जाएगा महात्मा गांधी। फिर से देखते हैं। समाचार दर्पण हो जाएगा जेसी मॉर्समैन, मीरत उल अखबार हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, केसरी हो जाएगा बीजी तिलक और यंग इंडिया महात्मा गांधी। डी ऑप्शन 4-1-2-3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट यह गलत है। बाल गंगाधर तिलक केसरी यह बिल्कुल सही है। एनी बेसेंट न्यू इंडिया यह भी बिल्कुल सही है। दादा भाई नौरोजी रास्तर गुफ्तार यह भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर इंडिपेंडेंट। नीचे दिए गए विकल्प में राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजक ज्ञात कीजिए। तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। डी ऑप्शन जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। 55 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो सी ऑप्शन बीजी तिलक केसरी यह बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन बीजी तिलक केसरी यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो यह थे ए ऑप्शन 1 और 2 कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन से थे? तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया 1 और 2। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है एनी बेसेंट से। सही जोड़े बनाए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो बिपिन चंद्र पाल हो जाएगा न्यू इंडिया, अरविंद घोष हो जाएगा वंदे मातरम, ब्रह्मा वाधव उपाध्याय हो जाएंगे संध्या से और मोहम्मद अली हो जाएंगे
कॉमरेड से। ए ऑप्शन 1, 3, 4 2। विपिन चंद्रपाल हो जाएंगे न्यू इंडिया से। अरविंद घोष हो जाएंगे वंदे मातरम। ब्रह्मा माधव उपाध्याय हो जाएंगे संध्या से। और मोहम्मद अली हो जाएंगे कॉमरेड से। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम का संस्थापक था? तो ये थे, यहाँ पे 4 मार्क दिया हुआ है आंसर, आप इसे विशेष यहाँ पे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं बढ़िया से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दसरोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? थे अबुल गफ्फार खां। दसरोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो ये थे अबुल गफ्फार खां। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है एस.एन. डनगे द सोशलिस्ट। एस.एन. डनगे का हो जाएगा द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद हो जाएंगे नवयुग। गुलाम हुसैन हो जाएंगे इनकलाब। और एम सिंगरवेल्लू यह हो जाएंगे लेबर किसान गजट। बी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। फिर से एस.एन. डंगरे हो जाएंगे द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद हो जाएंगे नवयुग। गुलाम हुसैन हो जाएंगे इनकलाब। और एम सिंगरवेल्लू हो जाएंगे लेबर किसान गजट। तो यहाँ पे यह अध्याय समाप्त है। अब शुरू हो जाएगा सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जनजाति एवं उदार रजवाड़े 1, 2 और 4। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ एवं उदार रजवाड़े। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यह बिल्कुल सही। सामाजिक धार्मिक आंदोलन का मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। यह बिल्कुल सही। तो ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है, बी ऑप्शन। 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक आंदोलन के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। यह बिल्कुल सही है। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। यह बिल्कुल सही होगा। तो बी ऑप्शन, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न में से किस वर्ग का सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो यह था शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। निम्नलिखित में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो यह थे शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति के जनक कहलाते हैं? तो यह राजा राम मोहन रॉय। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जगत की जनक कहलाते हैं भारतीय जागृति के? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? तो यह है उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक किसे माना जाता है? तो डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी दूत थे कौन? तो राजा राम मोहन रॉय। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो यह है राम मोहन रॉय। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो यह है राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी कौन सी? तो आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी कौन सी? तो आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर 4 मार्क दिया हुआ है, आप लोग इसे विवरण बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने? तो राजा राम मोहन रॉय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना की किसने? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब? तो 1828 में। राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई कब? 1828 में। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? तो यह थे राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिए थे अकबर द्वितीय ने। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दिए थे। राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया? तो यह थे मुगल सम्राट अकबर द्वितीय। राजा राम मोहन रॉय की समाधि है कहाँ? तो यह समाधि है ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन रॉय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केशव चंद्र सेन के संबंध उपयुक्त में से किससे की स्थापना से है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3।
टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, 2 और 3। टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, बी ऑप्शन केवल 2 और 3। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? तो यह थे केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? तो केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे देवेंद्रनाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो यह आधारित है एक देववाद पर। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो एक देववाद पर। राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो यह इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था, बाकी बाल विवाह, सती प्रथा एवं मूर्ति पूजा का विरोध किया था। राजा राम मोहन रॉय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो यह थे पाश्चात्य शिक्षा का। निम्न में से किससे राजा राम मोहन रॉय ने धार्मिक या सामाजिक विचारों का विरोध में प्रारंभ किया था? तो यह थे समाचार चंद्रिका। निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन रॉय ने धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया था? तो यह था समाचार चंद्रिका। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है केवल 1 और 2, बी ऑप्शन। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, यह बिल्कुल सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन केवल 1 और 2। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे कौन? तो यह थे स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद, न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद थे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था कब? तो 1893 में। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में भाग लिया था कब? तो 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना भाषण कब दिया था? तो यहाँ पे 1893 नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। अगला प्रश्न, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म की संसद को किसका नाम जुड़ा है? तो यहाँ है स्वामी विवेकानंद। वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यह है स्वामी विवेकानंद। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह है 1893। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो 1893। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो यह थे स्वामी विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन थे? तो यह थे विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन थे? तो यह थे विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखे? तो यह है स्वामी विवेकानंद। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी? तो यह है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो यह थे स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह है स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? तो यह है विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की है? तो यह है विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वर्ष 1897 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष 1897 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई 1897 में। शारदा मणि कौन थे? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थे? तो यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत ही काम किया जाना है। तो यह उपयुक्त कथन किसका है? तो यह है डी ऑप्शन, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर का। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया है? तो यह सिस्टर निवेदिता। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह सड़ चुका है तथा हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया है? तो यह सिस्टर निवेदिता। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है क्या? तो यह आर्य समाज।
दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है कौन सा? तो 1875। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष कौन सा है? तो 1875 है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? यह किए थे दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो यह कहते दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने कहा था। इनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनमें से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता? तो यह है स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी? यह है दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो यह ई ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे दयानंद सरस्वती नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन में। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है आर्य समाज का। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसका? तो आर्य समाज का। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो यह थे आर्य समाज। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो यह था आर्य समाज। यहाँ पे कथन कारण प्रश्न दिया हुआ है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, यह बिल्कुल सही है। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ को कमजोर किया, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ए और आर दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, यह बिल्कुल सही है। आर्य समाज आंदोलनों ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विकास की जड़ों को कमजोर किया, यह भी बिल्कुल सही है, मगर इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। निम्न में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपन नहीं है? तो यह है स्वामी दयानंद। निम्न में से किसने कहा अच्छा शासन स्वशासन का स्थानपान नहीं है? तो यह है स्वामी दयानंद। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो यह है स्वामी दयानंद। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वशासन शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो यह है स्वामी दयानंद। निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, तो इसका आंसर रहेगा बी 1 2 4 3। पहले हो जाएगा तुलसीदास, फिर हो जाएंगे राजा राम मोहन राय, फिर हो जाएंगे दयानंद सरस्वती, फिर हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। पहले तुलसीदास, फिर राजा राम मोहन राय, फिर दयानंद सरस्वती, फिर स्वामी विवेकानंद। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रथम समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो यहाँ आत्माराम पांडुरंगा। ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो यहाँ आत्माराम पांडुरंगा ने। प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज संस्था के संस्थापक थे कौन? तो यहाँ पे आत्माराम पांडुरंगा का नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन थे? तो यह थे एम.जी. रनाडे। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के प्रमुख संचालक कौन थे? तो यह थे एम.जी. रनाडे। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो यह थे शिवनारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? यह थे शिवनारायण अग्निहोत्री। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो यह थे ज्योतिबा फुले। किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो यह थे ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह थे ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो यह है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो यह है ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था किसने? तो यह चलाया था ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक आंदोलन चलाया था किसने? ज्योतिबा फुले ने। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? यह किए गए थे सत्यशोधक समाज की। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्यशोधक समाज की। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यकाल था? तो यह था सत्यशोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो यह था सत्यशोधक समाज का। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसको? तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? की थी ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का
विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो यह थे राधाकांत देव। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया तथा और रूढ़िवादी का समर्थन किया? तो यह थे राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्यसंघ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे शिवदयाल साहब। राधा स्वामी सत्यसंघ के संस्थापक कौन थे? तो यह थे शिवदयाल साहब। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो यह थे गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो यह थे गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो यह थे गोपाल हरि देशमुख को। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो यह थे गोपाल हरि देशमुख। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किया था किसने? तो विष्णु परशुराम पंडित ने। 19वीं शताब्दी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे कौन? तो यह थे बहराम जी एम मालावरी। 19वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के महानतम पारसी सुधारक थे कौन? तो बहराम जी एम मालावरी। द ईज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1891 में। द ईज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ था 1891 में। 89वां प्रश्न, उसका प्रधान संबल या प्रिंसिपल 40 था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह पर्दा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उदाहरण में सांकेतिक व्यक्ति हैं कौन? तो यहाँ महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी JK गोखले, यह बिल्कुल सही है। सोशल सर्विस लीग MN जोशी, यह भी बिल्कुल सही है। सेवा समिति HN किंजरू, यह भी सही है। और सोशलिस्ट रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम बनर्जी, यह गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसमें गलत है। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम बनर्जी, यह गलत है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो वीरेसिंगलम द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो वीरेसिंगलम द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था कौन सा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया गया था। इस गठन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो बी ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यकाल में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कौन कौन से कथन सही है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। 3 और 4 इसमें सही है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज में नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया गया, बिल्कुल सही है। और विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 और 4। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए थे। तो इसमें सही उत्तर बताना है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। धार्मिक सुविधा कानून, सती निषेध रेगुलेशन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून और राज्य हड़पने का सिद्धांत। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ। आप लोग इसे विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ 1856 में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1856 में पारित हुआ था। पश्चिमी भारत के DK कर्वे के नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो यह आता है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह, सी और डी ऑप्शन। पश्चिमी भारत के DK कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? तो यह आता है स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के काम है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो यह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे
कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो यह है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो वह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो यह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सन 1829 में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित किया, यह बिल्कुल सही है। सन 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, यह बिल्कुल सही है। सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, यह बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे, यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा के समर्थक थे। 1843 में के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी कर दिया? तो यह गुलामी था। 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैरकानूनी बना दिया? तो यह था गुलामी, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो यह थे केशव चंद्र सेन। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो यह थे केशव चंद्र सेन। 93 नंबर प्रश्न, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1872 में। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1872 में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, कितना? तो 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह को न्यूनतम उम्र निर्धारित किया, कितना? तो 14 वर्ष। निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तो इसमें जो 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थे जो इंडियन से स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। उपयुक्त पैराग्राफ किसके विषय में है? तो यह BM मलबरी के संबंध में। 1853 में जन्मे एक पश्चिमी भारत के पारसी थे जो इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। यह एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष के प्रमुख संघर्ष करता था, तो यह थे BM मलबरी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो यह निर्धारित की गई थी 14 और 18 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? 17, 14 और 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो यह था बाल विवाह प्रतिषेध से। शारदा एक्ट संबंधित था किससे? तो बाल विवाह प्रतिबंध से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे मैडम HP ब्लावोत्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लावोत्स्की। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। 100 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज, यह बिल्कुल सही है। स्वामी विद्यानंद सरस्वती आर्य समाज, यह भी बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, यह भी बिल्कुल सही है। मदन महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, यह बिल्कुल गलत है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रार्थना समाज हो जाएगा, रनाडे ब्रह्म समाज हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय आर्य समाज हो जाएगा, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा विवेकानंद। बा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा द, अ, स और बा। प्रार्थना समाज हो जाएगा, रनाडे ब्रह्म समाज हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय आर्य समाज हो जाएगा, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन हो जाएगा विवेकानंद। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, यह बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस, यह गलत है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, यह बिल्कुल सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, यह बिल्कुल सही है।
तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा इसमें, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा, यह बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर, यह बिल्कुल गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, यह बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, यह भी तुलसीराम, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, आत्मीय सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर। यहाँ पे मिलान करने के दिया हुआ ब्रह्म समाज हो जाएगा कलकत्ता, मानव धर्म सभा हो जाएगा सूरत, आर्य समाज हो जाएगा बम्बई, और नवदा उल उलमा हो जाएगा लखनऊ। फिर से ब्रह्म समाज हो जाएगा कलकत्ता, मानव धर्म सभा हो जाएगा सूरत, आर्य समाज हो जाएगा बम्बई, और नवदा उल उलमा हो जाएगा लखनऊ। डी ऑप्शन 3, 2, 1, 4। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो यह थे राजाराम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो यह थे राजाराम मोहन रॉय। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है, तो प्रार्थना समाज हो जाएगा महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण मिशन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज हो जाएगा ज्योतिबा फुले, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। फिर से प्रार्थना समाज हो जाएगा स्वामी गोविंद रानडे, और रामकृष्ण मिशन हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, सत्यशोधक समाज हो जाएगा ज्योतिबा फुले, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी किसने? तो स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में महादेव गोविंद रानडे ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो यह डी ऑप्शन, द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। एस.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। एस.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे किसके? तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो यह थे 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो यह थे जी.के. गोखले। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह थे गोपाल कृष्ण गोखले। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मुकुंदराव पाटिल। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो यह थे मुकुंदराव पाटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यह थे नाडार। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के आधार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो यह थे नाडार। किसने यह कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह है बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो यह है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है, तो राजाराम मोहन रॉय हो जाएगा। यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, केशव चंद्र सेन हो जाएंगे। यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से है, रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। डी ऑप्शन 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए पांडुरंगन प्रार्थना समाज, यह बिल्कुल सही है। दयानंद आर्य समाज, यह भी सही है। राजाराम मोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज, यह गलत है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राजाराम मोहन रॉय आदि ब्रह्म समाज। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह आ जाएगा यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डेरोजी, यह बिल्कुल सही है। बहिष्कृत हितकर्णी ज्योतिबा फुले, यह गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी कर्नल अलकार्ड, यह बिल्कुल सही है। और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खान, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बहिष्कृत हितकर्णी ज्योतिबा फुले। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया लोकहितवादी सत्यशोधक समाज, रहनुमाई
मजदेवशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजक पहचानिए। तो इसका आंसर रहेगा बी, आत्माराम पांडुरंगा, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नौरोजी फिरदौजी। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्राणिवता के लिए जाना जाता है? तो यह है उपयुक्त सही मतलब दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजाराम मोहन रॉय। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? तो दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद विद्यासागर और राजाराम मोहन रॉय। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। निम्न कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए, इनमें से कौन सा सही है यह देखना है। तो ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता है, यह बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, यह भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, यह भी सही है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो इसमें हो जाएगा ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है, यह सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, यह भी सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, यह भी सही ऑप्शन हो जाएगा। ए इसमें सही होगा, 1, 2, 3 सही है। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो यह है ज्योतिबा फुले। भारत में नारी आंदोलन इसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, तो ज्योतिबा फुले। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो यह तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी। ए ऑप्शन। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो ए ऑप्शन। तीनों ही राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ही ने देशभक्ति की भावना में विकास में सहायता दी। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो डॉक्टर एनी बेसेंट थियोसॉफिस्ट थी, यह बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में है, यह बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, यह भी सही है। महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, यह बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, आंदोलन या संगठन, फिर नायक या लीडर। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है यह देखना है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, यह बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सदानंद सरस्वती, यह भी सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ईश्वर ईवी रामस्वामी नायकर, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3 तीनों सही। फिर से अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, महात्मा गांधी, यह बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सदानंद सरस्वती, यह बिल्कुल सही है। आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामस्वामी नायर, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2, 3। नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन है? तो यह है अम्बेडकर। नव बौद्धवाद का प्रतिपादक कौन है? तो यह है अम्बेडकर। दारुल उलूम की स्थापना की थी किसने? तो यह थे मौलाना सिल्वी नुमानी ने। दारुल उलूम की स्थापना की थी किसने? तो मौलाना सिल्वी नुमानी ने। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1866 में। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो यह हुआ था 1866 में। वर्ष 1925 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो यह था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो यह था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। हाली पद्धति संबंधित थी किससे? तो यह संबंधित थी बंधुआ मजदूरों से। हाली पद्धति संबंधित थी किससे? तो बंधुआ मजदूर से। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो यह थे विनायक दामोदर सावरकर। तो यहाँ पे यह अध्याय खत्म होता है। अब शुरू होगा कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्था। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम है क्या? तो जमींदारी एसोसिएशन। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी वह थी जमींदारी एसोसिएशन। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो यह थे द पूना सार्वजनिक सभा। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि मांग की थी? तो यह थे द पूना सार्वजनिक सभा। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित में कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो यह थे
एस.एन. बनर्जी। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो यह थे एस.एन. बनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी कौन सी? तो यह थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी कौन? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो यह हटाया गया था 1874 को। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था? तो यह हटाया गया था 1874 को। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो यह थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो यह थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो यह था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे राम मोहन रॉय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे राम मोहन रॉय। निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो यह हो जाएगा, पहला हो जाएगा मुंबई एसोसिएशन, फिर हो जाएगा इंडियन लीग, फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन और फिर मद्रास महाजन सभा। पहले बम्बई एसोसिएशन, फिर हो जाएगा इंडियन लीग, फिर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन और फिर मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष, तो यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग यहाँ पे विवरण में पढ़ सकते हैं, इसमें डेट कौन सा दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? जैसे फिरोज शाह मेहता। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो ये थे फिरोज शाह मेहता। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न युगों में कौन सम्मिलित नहीं है? अपना उत्तर दिए गए कूट से पाइए। तो इसमें हो जाएगा ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी लंदन, यह बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, यह बिल्कुल गलत है। नेशनल इंडियन एसोसिएशन लंदन, यह बिल्कुल सही है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें डी गलत हो जाएगा, 2 और 4। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संगठन में से एक नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, द इंडियन एसोसिएशन। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्था में एक नहीं था? तो यह था द इंडियन एसोसिएशन, बी ऑप्शन। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया था, यह बिल्कुल सही है। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर से देखते हैं, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था, यह बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। तो इन संस्थानों के स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम में निम्नलिखित में से कूट का चयन करें। तो यह हो जाएगा, पहले हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशित सभा, फिर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, फिर हो जाएगा यंग इंडियन। ए ऑप्शन 1, 2, 3, 4। पहले हो जाएगा बंग भाषा प्रकाशित सभा, फिर हो जाएगा लैंड होल्डर सोसाइटी, फिर हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और फिर इंडियन लीग। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी यह हो जाएगा विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी हो जाएगा आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। फिर से लैंड होल्डर सोसाइटी हो जाएगा द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी हो जाएगा विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी हो जाएगा आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा एस.एन. बनर्जी। यहाँ पर फिर से मिलान करने के लिए प्रश्न दिया हुआ है। तो इंडियन लीग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी और यूनाइटेड इंडियन पेट्रोटिक एसोसिएशन हो जाएगा सैयद अहमद खान। डी ऑप्शन 1, 2, 4, 3। फिर से इंडियन लीग हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय
उदार संघ हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी, और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियट्स एसोसिएशन हो जाएगा सैयद अहमद खान। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा फिरोसा मेहता, और मद्रास महाजन सभा हो जाएगा आनंद चार्लू। इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा सूर्यनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे, बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा फिरोसा मेहता, और मद्रास महाजन सभा हो जाएगा आनंद चार्लू। ए ऑप्शन 2, 3, 4, 1। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो यह थे राजा शिव प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन के संस्थापक थे? तो यह थे राजा शिव प्रसाद। निम्नलिखित योगों में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। इसमें उपयुक्त में सी और डी दोनों सम्मिलित नहीं है, ए और बी सम्मिलित है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813, यह गलत है। लॉर्ड लैंड होडल सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844, यह भी गलत है। तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो यह थे विलियम जोन्स ने। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो यह थे विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो यह थे सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे राधाकांत देव। यहाँ पर सम्मिलित करने के लिए दिया हुआ है। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा राधाकांत देव, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन हो जाएगा केटी तैलंग, और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हो जाएगा सैयद अहमद अली। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया। सर्वेंट ऑफ इंडियन नेशनल एसोसिएशन हो जाएगा सैयद अहमद अली, और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बी ऑप्शन 3, 2, 4, 1। फिर से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगा राधाकांत देव, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन हो जाएगा केटी तैलंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन हो जाएगा सैयद अहमद अली, और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। बी ऑप्शन 3, 2, 4, 1। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है, और इसी के साथ हम आज ये वीडियो अपना समाप्त करेंगे। तो आपसे अगले वीडियो में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू करेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर से मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में जिससे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।